आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ने से पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। बगैर वर्णों के ज्ञान के हम पढ़ नहीं सकते। हम जानकारी हमें वर्णों के माध्यम से होती है, क्योंकि पहले हम वर्णों का ज्ञान करेंगे, अर्थात हम शब्दों का ज्ञान करेंगे। शब्द से ही पहले वर्ण फिर शब्द, शब्दों से वाक्य बनाते हैं और वाक्यों के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और समझते हैं। तो इसीलिए मैं आज वर्णमाला पढ़ाऊंगी। संस्कृत पढ़ने से पहले वर्णमाला, हिंदी की तरह ही संस्कृत में भी वर्णमाला होते हैं और देवनागरी लिपि है। संस्कृत भी सेम अक्षर है हिंदी की तरह, बस इसमें स्वर, विसर्ग और हलन का फर्क होता है। तो इससे पहले वर्णों का ज्ञान जो हम करेंगे, वर्णमाला यानी वर्णमाला क्या है। तो वर्ण मीन्स अक्षर, शब्द, शब्द नहीं अक्षर बोलेंगे, एक शब्द। तो वर्णों की माला यानी वर्णों का समूह, एक झुंड। तो वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह। तो हिंदी वर्णमाला की तरह इसमें भी स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में स्वर की संख्या अधिक है हिंदी वर्णमाला से। तो स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 13। मैं आपको लिखकर बताऊंगी कौन कौन से वो स्वर होते हैं। तो देखिए 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 13, 1 3 13। अब कौन कौन से हैं वो मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी नोट करते रहे। देखिए अ, आ, ए, ई, ओ, ऊ, री। अब यहाँ पे एक डबल री आएगा, इसको डबल पढ़ेंगे। रे, री, री, ए, आए, ओ, आओ। कितने हो गए टोटल हमारे? 13 स्वर। काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हमारे ये 13 स्वर है। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ओ, ऊ, री, री, ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे 13 स्वर हो गए। अब इसके बाद आता है व्यंजन की बारी आती है। तो व्यंजन कितने हैं हमारे संस्कृत में? 33। हिंदी वर्णमाला की तरह संस्कृत में भी 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन हैं? 33। अब 33 व्यंजन कौन से हैं मैं लिखकर बताऊंगी, आप लोग सुनते भी रहेंगे, मैं बोलूंगी। तो देखिए 13 व्यंजन कौन कौन से हैं। तो क से स्टार्टिंग है, क। अब देखिए क के नीचे मैंने क्या लगाया? हलन। हलन कहाँ पे लगाया जाता है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब हम शब्दों में लिखते हैं, पूरे वाक्यों में लिखा तो हलन हट जाता है। तो हलन हम कहाँ पर लगाते हैं? जब भी हम व्यंजन को बिना स्वर के द्वारा लिखते हैं, यानी हम स्वर उसमें ऐड नहीं करते हैं, बिना स्वर के लिखते हैं, तो हलंत लगाएंगे। अब यहाँ पे बिना, इस अक्षर को आप देखकर यही कहेंगे, समझ जाइएगा कि ये बिना स्वर का लिखा हुआ। हलंत लगाने का मतलब है यहाँ पे बिना स्वर का लिखा हुआ। यानी मान लीजिए हमने क प्लस अ स्वर लगा दिया, जैसे अ स्वर है तो अ हम इसमें अगर ऐड कर देंगे तो हलन हट जाएगा। यानी यहाँ पे अभी ये बिना स्वर के लिखे गए। तो देखिए क, ख, ग, घ, ड, ये होगा। अब यहाँ पे सभी के नीचे हलन लगा देंगे। तो क्या है? पहली लाइन क्या है? क, ख, ग, घ, ड। टोटल अक्षर कितने हैं? 5। इसको हम क वर्ग कहेंगे। ये किस लाइन में आया? क वर्ग, यानी क वाली लाइन में आया, तो इसको हम क वर्ग भी कहते हैं। इस लाइन को हम क वर्ग 5th क्लास में लिखा हुआ है वर्णमाला में, यानी क वर्ग। यानी कौन सी लाइन में आया है? क वाली लाइन में, तो इसको हम क वर्ग लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन आएगी च। देखिए च, छ, ज, झ, वा। ये कौन सी लाइन हो गई? च वाली। तो इसको च वर्ग लिखेंगे, च वर्ग, च वाला। अब अगली लाइन क्या है? ट वाली लाइन है। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा।
ये हो गया हमारा ट वर्ग, यानी ट वाली लाइन, ट वर्ग। अब अगली लाइन कौन सी है? इसमें हम हलंत लगाएंगे सभी अक्षरों के नीचे। देखिए हलंत लगा दिए, छोटा सा डैश, ये हलंत है, यानी ये बिना स्वर के द्वारा लिखे हुए अक्षर है। इसमें हमने स्वर को ऐड नहीं किया, इसलिए हलंत लगा। अगली लाइन है त वर्ग, यानी त वाली लाइन, त, थ, द, ध, न। ये कौन सा हो गया? त वर्ग। अब इन सभी अक्षरों के नीचे हलंत लगा देंगे। ये देखिए छोटा सा डैश लगाया है मैंने, ये हलंत। अब नेक्स्ट लाइन आएगी प वर्ग। प वर्ग देखिए कौन सा है? प, फ, ब, भ, म, यानी प वर्ग। प वर्ग तक बच्चों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेके प तक के अक्षरों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मुंह के अलग अलग भागों में टकराकर ये शब्द बोले जाते हैं। अब देखिए क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, उ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। तालु में भी टच हो रहा है, नीचे ऊपर देखिए ता, जीभ में आ रहा थ, द, ध, न। प फोटो के प, फ, ब, भ, म, यानी पवर। तो ये सारे अक्षर हमारे मुंह के अलग अलग भागों में टकराकर बोले जाते हैं, तो इनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो ये सारा जो चार्ट है ये स्पर्श व्यंजन, इसको क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन हो गए, ये सारे वर्ड स्पर्श व्यंजन वाले हो गए। कौन से व्यंजन वाले? स्पर्श व्यंजन वाले। कहीं कहीं देखिए जहाँ पे ये बिंदी नहीं लगाते हैं वहाँ पे हम उआ आकार का लिख देते हैं व्यंजन में। अब जहाँ पे उआ लिखते हैं वहाँ से ये चंद बिंदु हट जाती है। अब मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है बिंदी, तो इसीलिए हमने उआ को हटा दिया है। ठीक है, अगली लाइन देखिए अंता इस्त। कौन से? वो 4 वर्ड है, य, र, ल, व। देखिए कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये 4 वर्ड जो है अंता इस्त आते हैं, ये हमारे इनसे अलग हैं। य, र, ल, व, ये अलग अलग, ये भी अलग अलग उच्चारण दे रहे हैं। देखिए तो इनको हम क्या कहेंगे? अंता इस्त, अंतः इस्त वर्ण, ये होगा। अब आ गया ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में कौन कौन से हैं? श, शलगम वाला श, फिर षटकोण वाला स, फिर स, ह। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के साथ बोले जाते हैं। श, श, स, ह। तो इनको जो बोलने में काफ़ी ताकत लगती है, काफ़ी ऊर्जा लगती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। ये होगा हमारे ऊष्म व्यंजन। ये हो गए ऊष्म व्यंजन। तो देखिए क से लेकर ह तक सारे वर्ड हमारे 33 हो गए। कितने हो गए? 33 व्यंजन। तो ये पूरी हमारी वर्णमाला है, यानी पहले क्या आएगा हमारा वर्णमाला में? स्वर आता है, उसके बाद व्यंजन, फिर आता अयोग वहा। अयोग वहा 2 है, जो अंग और अह है, जो ना ही स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, तो इनको हम अयोग वहा कहते हैं। इसको हमें अक्सर एक चिन्हों के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। तो कैसे, कौन कौन से अयोग वहा हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। अंग और अह, जो ना ही स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। तो मैं आपको यहाँ साइड से बताऊंगी कौन कौन से अयोग वहा। देखिए अयोग वहा, ये ना स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। तो ये अंग और अह, ये 2 शब्द हैं। तो अंग का यूज हम अनुस्वार में करते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार में जो एक चांद बिंदी के रूप में है, और अह विसर्ग के रूप में। किसमें करते हैं यूज? एक विसर्ग के रूप में। ये देखिए ये है, ये विसर्ग, यानी हम विसर्ग के रूप में इनको यूज करते हैं। संस्कृत में अक्सर विसर्ग का यूज किया जाता है और हलंत का। तो संस्कृत टफ नहीं है,
सिर्फ उसको समझना है। और हाँ, मानते हैं इनके वर्ड टफ होते हैं क्योंकि विसर्ग और हलन लगाने के बाद सारे चेंज हो जाता है। तो हिंदी तो इजी है बोलने में, लेकिन संस्कृत इसीलिए टफ है। मान लीजिए विसर्ग लगा दिया, आधे अक्षरों को जोड़कर हम बनाते हैं, इसलिए थोड़ा टफ है। तो हमें पहले जानना जरूरी है कि अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है। यानी अयोग वहा कौन से होते हैं, जो शब्द ना ही स्वर में होते हैं और ना ही व्यंजन में होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, अयोग वहा। तो इनकी संख्या 2 है, यानी जिन्हें हम चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, अंग और अह। अंग को हमने अनुस्वार में प्रकट किया है और अहा को विसर्ग के रूप में हमने प्रकट किया है। यानी जब भी हमें मान लीजिए लिखना होगा प्रातः, प्रातः लिखिए, देखिए ऐसे लिखेंगे प्रातः, इसमें हमने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, प्रातः। और संस्कृत में अक्सर एक हलन का यूज होता है, जो मैंने अभी आपको क के नीचे बताया है। ये एक छोटा सा चिन्ह है जिसको हम हलंत कहते हैं। क्या कहेंगे, हलंत। ये हलन कब लगाते हैं, हलन का प्रयोग कब होता है, जब हम बिना स्वर के अक्षरों को लिखते हैं। यानी जब हम उसमें से स्वर ऐड कर देंगे उस अक्षर में, तो वो हलंत अपने आप से हट जाएगा। तो ये हमारी आज का वर्णमाला है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला मीन्स शब्दों अर्थात अक्षरों की एक माला, यानी अक्षरों का एक समूह, वर्णों का एक समूह। समूह क्या है, समूह एक झुंड जहाँ पे बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है। तो यहाँ पे क्या, अक्षरों के अक्षर इकट्ठे हुए हैं, अक्षरों को जोड़ा गया है एक साथ। तो जोड़ने के बाद जब हम अक्षर जोड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द। शब्दों को जोड़कर क्या बनते हैं, वाक्य। वाक्य जब बनते हैं तो हम लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को जानते हैं, बोलते हैं। तो ऐसी ये संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में भी हिंदी वर्णमाला की तरह यूज होता है, लेकिन बोलने में थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे विसर्ग और हलन का यूज होता है। तो विसर्ग और हलन यूज होने के कारण संस्कृत वर्णमाला चेंज हो जाती है, बाकी सारा कुछ वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आज वर्णमाला के बारे में जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। इसके बाद वर्णमाला के बाद आपको आएगा कि संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है, कितने, 2 या 2 से अधिक। तो कौन कौन से वो संयुक्त वर्ण हैं तो देखेंगे। मैं भी थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को रख करती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये तो सभी ने नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है और स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमारे स्वर कितने हैं, 13, और व्यंजन कितने हैं, 33। अब इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मीन्स होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है, उसको क्या कहते हैं हम, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बहुत जरूरी है क्योंकि वो भी हमारे अक्षरों में आता है, उनको बोला जाता है और हम यूज करते हैं उन शब्दों को। तो देखिए कौन कौन से वो संयुक्त वर्ण हैं जिनको हम जोड़कर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क प्लस श, देखिए षटकोण वाला श प्लस अ। आप देखिए कौन सा अक्षर बना, ध्यान से देखिएगा, क प्लस श प्लस अ। ठीक है, यानी यहाँ पे हलन लगा, यहाँ पे भी हलन लगा। आ तो स्वर है इसलिए हलन नहीं लगाएंगे। तो जब ये हट जाएगा एक नया शब्द बनेगा, तो कौन सा बनेगा, छ से क्षत्रिय, क प्लस स प्लस अ, क्या बन गया, छ से क्षत्रिय। अब इसी की तरह दूसरा अक्षर है, देखिए त प्लस र प्लस अ, क्या हो गया, त्र, जो हम लोग पढ़ते हैं त्र, बहुत सारे अक्षर में यूज होता है त्र। ठीक है, ये हो गया त्र, त प्लस र प्लस अ, त्र। तो ये दूसरा अक्षर बन गया, छ से क्षत्रिय बना, क प्लस श प्लस अ, क्या बन गया, छ से क्षत्रिय छ, त प्लस र प्लस अ, क्या बन गया, त्र। तो इन शब्दों को कहते हैं संयुक्त वर्ण। कौन सा वर्ण, संयुक्त।
संयुक्त में दो अक्षरों से, दो या दो से अधिक अक्षरों से जोड़कर एक नया शब्द बनता है, उसको क्या कहते हैं हम? संयुक्त वर्ण। अब एक देख लीजिए ज्ञा। अब ज्ञा से ज्ञानी, तो ज प्लस वा प्लस अ क्या बन गया? ज्ञा से ज्ञानी। ठीक है, तो आज हमने सारा वर्णमाला की हमें जानकारी हो गई। तो संयुक्त वर्ण कौन से हैं? तो छ से छतरी, क प्लस स प्लस अ, ये अक्सर यूज होता है ये अक्षर। त प्लस र प्लस अ त्र, ज प्लस वा प्लस अ प्लस क्या हो गया? ज्ञा। तो आज इतना ही।